ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। हमारे साथ हमारी सहयोगी नवजीत कौर लगातार सुबह 7 बजे से लगातार आपको चुनाव से संबंधित अपडेट दे रही हैं। न्यूज़ार आपको अपडेट दे रहा है, पल पल की खबरों से आपको अवगत करा रहा है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, जो बड़ी खबर है ओडिशा के पुरी से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी है। 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को बीजेपी जो है पहला, आपको बता दें कि ऐसा उन्होंने कहा है, 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी। पीएम मोदी ने कहा ये सब तय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में हुंकार भरी और 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में हुंकार भरी है। 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला शपथ होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ये क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनते हैं। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। पीएम मोदी 10 साल का हिसाब बताएं, पीएम ने देश की कौन सी चिंता की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार से, जहां पीएम ने बेरोजगारी महंगाई बढ़ा दी, ऐसा कहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, अब जनता उनको हटाना चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिरा है। प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की, जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि पटना से जहां मीसा भारती का बयान सामने आया है। पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती, देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष की लहर है। तो उन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर देखने को मिल रही है। मीसा भारती का बयान सामने आया है। पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी है मीसा भारती। क्या कुछ कहा है मीसा ने, आइए सुनते हैं। देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है। और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, इधर उधर की बात करके चल जाते हैं। तो मीसा भारती ने जो है बयान दिया है और आपको बता दें कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं की, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मीसा भारती ने कहा है। लालू यादव की बेटी हैं, पुत्री हैं और बिहार की बात इन्होंने की।
अब हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका पहले परिचय कराएं और उसके बाद से जो बिहार की कुछ हॉट सीटें हैं, जैसे कि 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीटें उसमें से हॉट सीट है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम मेहमानों से आपका परिचय कराते। तो चलिए, हम डॉक्टर सेवा कुमारी यादव आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राकेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये लोकसभा सीट सारण के बारे में जानकारी दीजिए। किनके बीच? बिल्कुल, लोकसभा सीट सारण की अगर बात कर ली जाए तो आरजेडी से रोहिणी आचार्य और बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य आरजेडी से और बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में। अब एक नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं और उनकी संख्या के बारे में भी आपको बता देते हैं। उसके बाद इतिहास की भी बात करेंगे और जनादेश की भी। चलिए, तो 17,95,010 कुल मतदाता हैं। इनमें से अगर पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 8,54,230 और 9,40,771 महिला मतदाता हैं। चलिए, आप जनादेश की ओर जो है एक बार नजर डाल लेते हैं तो आपको बता देते हैं कि यहाँ का जनादेश क्या रहा था। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से जीते थे और चंद्रिका राय आरजेडी से हारे थे। ये समधी हैं चंद्रिका राय लालू यादव के, और यह सीट जो है लालू यादव के परिवार की सीट मानी जाती है। लेकिन ये चंद्रिका राय जो हैं ये पिछली बार ये यहाँ से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन इससे पहले अगर जो 2014 की भी बात करें नवजीत, तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी थी और राजीव प्रताप रूडी ने उनको भी मात दी थी। तो अब ये बीजेपी की गढ़ बनी हुई है। आगे बताइए। बिल्कुल, चलिए अब जो है एक नजर इतिहास की ओर डाल लेते हैं तो आपको बता दें कि इस सीट का इतिहास क्या कुछ रहा है। और उससे पहले जो है यहाँ विधानसभाओं की बात कर ली जाए। मढ़ौरा में बीजेपी, छपरा में बीजेपी, डाखा में बीजेपी, अमनौर में बीजेपी, परसा में बीजेपी, सोनपुर में बीजेपी। मतलब 6 लोकसभा सीट और 6 में बीजेपी। केवल कमल खिलता हुआ दिख रहा है, लालटेन तो कहीं जली नहीं है। नौजी, आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। मढ़ौरा में बीजेपी, छपरा में बीजेपी, गड़खा में बीजेपी, अमनौर में बीजेपी, परसा में बीजेपी, सोनपुर में बीजेपी, लालटेन कहीं नहीं। बिल्कुल, अब जो है बात कर ली जाए तो यहाँ पर इतिहास की ओर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ का इतिहास क्या रहा है? लालू प्रसाद यादव आरजेडी से 2009 में जीते थे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो 2014 की राजीव प्रताप रूडी भी और हारी थी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। 2019 में राजीव प्रताप रूडी यहाँ से बीजेपी में जीते थे और 2019 में हारे थे लालू यादव के समधी जी, बिल्कुल, चंद्रिका राय। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और हमारे साथ मेहमान जिनका हमने आपसे पहले ही परिचय करा दिया है, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सेवा कुमारी यादव आरजेडी से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। राकेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनिकेत झा जी बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो लगातार बीजेपी लालू यादव के गढ़ में ही पटखनी दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को 2014 में हार का सामना करना पड़ा। चंद्रिका राय जो कि संबंधी हैं उनके लालू यादव के, उनको 2019 में हार का सामना करना पड़ा। अगर जो लिहाज से देखें, यहाँ पर विधानसभाओं की, जो इस लोकसभा में 6 विधानसभाएं आती हैं, सब पे बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। आरजेडी की लालटेन नहीं जली है। कारण कुछ बता पाएंगी क्या डॉक्टर सेवा कुमारी जी? ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नहीं ऐसा है, ये सत्य है, लेकिन कारण मैं जानना चाहता हूं आपसे। कारण वैसे नए मोदी जी आए थे, नए उनकी बातें थी, नई बातें में उनके सिबूतों में लोग आ गए थे। लेकिन जो हमारे मूल वोटर्स हैं वो हमारे ही पास थे और कुछ गड़बड़ियां भी हुई थी उनके तरफ से।
यही वजह है, बाकी और कुछ नहीं। उनके जो नए 15 लाख थे, झूठ के जो पुलिंदे थे, उसके वजह से कुछ वोटर्स हमारे इधर से उधर सोए थे, और कोई बात नहीं है। अब सारी सच्चाई खुलने आ गई है, और देखिए अभी इनका क्या हाल होने जा रहा है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में इनका क्या हाल होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। की बात छोड़ दीजिए, बिहार की इस सारण सीट पे क्या हाल होने जा रहा है ये बताइए। सारा जीत रहे हैं जी। अब की जो लड़ाई है वो लड़ाई अब राजद और बीजेपी के बीच नहीं है। अब तो वहाँ जनता ने कमान संभाल ली है। हमने वहाँ करीब 10 दिन वहाँ हमने रहा, और क्या देखा कि ये लड़ाई तो पार्टी की और नहीं, वो तो जनता और लड़ाई लग रही है। नरेंद्र मोदी और जनता के बीच ये लड़ाई है। मतलब सभी लोगों को लालटेन पकड़ा दिया है आपने। इस बार सारण सीट पे लालटेन जल के रहेगी और भाजपा की बत्ती गुल होगी। भाजपा की बत्ती गुल हो रही है और लालटेन जलने वाली है। तो अनिकेत झा साहब पूरे बिहार में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जितने झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, और एक रूढ़ी जी ने 10 सालों में क्या किया वो पूछ रहे हैं। वहाँ की पब्लिक जनता वहाँ की सवाल कर रही है कि आपने 10 सालों में वहाँ किया क्या है। वैसे पूर्व में हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास डॉक्टर साहब, हम आएंगे आपके पास। रूढ़ी से जनता रुष्ट है, बीजेपी की बत्ती गुल होगी और आरजेडी की लालटेन जलने वाली है। क्या कहेंगे अनिकेत झा साहब? पहले तो हो रहा है, सभी जगह के मतदाताओं से करना चाहेंगे और अपने मतदान भारी से भारी। जहाँ तक बात आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता, आपकी आवाज साफ आ नहीं पा रही है। अगर जो आप हेडफोन भी शायद नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है। तो आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी, अब आ रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार-बार राष्ट्रीय जनता दल को क्यों पटा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब का कोई बच्चा बाहर और पड़ोस के लोग कहें कि आपका बच्चा तो बहुत सबसे ज्यादा आश्चर्य उसकी माँ को होता है। इतना शैतान बच्चा, इसका तारीफ बाहर के लोग कैसे कर रहे हैं? तो घर के लोग, हम अपनी तकनीकी टीम से कहेंगे कि अनिकेत झा जी को एक बार पुनः जोड़ा जाए, क्योंकि इनकी आवाज़ साफ आ नहीं पा रही है। इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ गुड बातें कह रहे हैं, लेकिन जब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो एक बार और जोड़ने का प्रयास किया जाए। तब तक हम वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार जी के पास जाना चाहेंगे। राकेश कुमार जी, सवाल यहाँ पर यह है राकेश कुमार जी कि लालू के गढ़ में लगातार लालू की पत्नी, उसके बाद उनके समधी को पटकनी बीजेपी ने दे दिया। आखिर बीजेपी ने गढ़ में सेंध लगाई, लेकिन इस बार क्या हाल है? इस प्रचार के क्या हाल चल रहे हैं? क्या वास्तव में जनता ने लालटेन पकड़ लिया है, या कमल के फूल को ही पर ही अभी है? क्या स्थिति है? क्या लगता है आपको? मुद्दे क्या गर्म रहे हैं वहां पर? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी हो गई कि जनता ने ये तीन पकड़ लिया है। मुकाबला वहाँ कांटे का है। रोहिणी आचार्य जो है वो पूरी शिद्दत से चुनाव प्रचार की बहुत तेज तर्रार हो रही है, और उनका जो है प्रचार करने का तरीका वहाँ के युवाओं को भाया है। हालांकि रूढ़ी जो है वो भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। रूढ़ी जी पायलट हैं और लोगों के बीच उनकी भी जबरदस्त पकड़ है। आज वहां जब चुनाव हो रहा है तो कांटे की टक्कर है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जनता ने लालटेन पकड़ लिया है या कमल थाम लिया है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी ये, लेकिन हाँ इतना तय है कि लड़ाई जो है दोनों के बीच वो जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है। और ये अभी कह पाना मुश्किल है कि इसमें किसका पलड़ा भारी है। वहां पे मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वोट के लिए सभी उत्साहित हैं और सभी चाह रहे हैं कि वोट जो है, हमारा वोट जो है वो वहां पे पड़े। और लेकिन ये
तय कर पाना अभी मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये जो लंबी लंबी लाइनें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये वोट आखिर किधर जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है सारण, और वहां से रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद जी की सुपुत्री है, और उनको थोड़ा सिंपैथी इसलिए भी मिल रहा है कि उन्होंने अपनी किडनी जो है वो लालू प्रसाद जी को दान की है। तो ऐसे में अभी देखना 5 बजे के बाद ही कुछ काम पाना मुश्किल संभव होगा कि किधर आखिर ये वोट जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अनिकेत झा भी जुड़ गए हैं और लग रहा है कि हमारी आवाज उनका आप तक पहुंच रही है। अनिकेत झा जी, अनिकेत झा जी पहुंच रही है आवाज? जी, आपकी आवाज भी एकदम से बिल्कुल प्रॉपर वे में आ रही है। तो मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा था, दोहराएं या? देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब हम दे देते हैं। जिस हिसाब से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार राष्ट्रीय जनता दल को उसके घर में कैसे पटक देती, आप देखते आ रहे होंगे कि अपने घर में जब सबसे शैतान बच्चा का तारीफ पड़ोस के लोग करें तो सबसे ज्यादा मंद मंद मुस्की उसकी मां को होता है कि बाहर में ऐसा क्या शरीफ बन के रह रहा है। तो घर के लोगों को निश्चित रूप से पता रहता है कि किस प्रकार का बच्चा है, कितना शैतान है, कितना प्यारा है, कितना मासूम। ठीक उसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के गृह जिला के लोगों को अच्छे से मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ परिवारवाद, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। आज तक अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। जब उनको और उनकी पत्नी को, उनके बेटों को मौका मिला तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। चरवाहा विद्यालय में अपने समाज के लोगों को भेजा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि घर में गृह जिला के लोगों में, गृह संसदीय क्षेत्र में लोगों का क्या विश्वास उन तक रहा हो। और जहां तक बात रहा सारण का, तो सारण हम लोग फिर से राजीव प्रताप रूडी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग वो सीट जीतने जा रहे हैं। जिनके पिता और माता के कार्यकाल में लाखों लाख हजारों माताओं बहनों की सुहाग उजाड़ दिए गए नक्सलियों के द्वारा। कितने सारे महिलाओं को अपहरण कर लिया गया, बलात्कार कर लिया गया, छोटे बच्चों का अपहरण कर दिया गया। वो आज अपने पिता को किडनी दे करके जनता से वोट मांगने आ रही है। ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है और जनता इस पर वोट कर रही है। चलिए, अपने पिता को ही दी है, जनता को नहीं दी है, अपने पिता को ही दी है। और पिता का सेवा करना बिल्कुल हर पुत्री, हर पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करे। और उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। ये उनका कर्तव्य है और उन्होंने किया है, ये करना चाहिए। मैं अपने पिताजी को अपना दोनों किडनी दे दूं तो मैं कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये मेरा काम है, ये मुझे करना चाहिए। ये बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने आपकी जिंदगी दी है, आप उनकी जिंदगी भरसक बचाने का प्रयास। माता पिता का सेवा करना कहीं से भी कोई एहसान, कहीं से भी 1% ठीक है, नहीं, लेकिन एक नजीर भी होता है कि आजकल कलयुग का दौर चल रहा है और ऐसे में अपनी किडनी दान कर देना, नहीं, अपनी किडनी दान कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत बड़ी बात नहीं है, तो छोटी भी नहीं है, इसे कहा जा सकता है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा, कि दरभंगा की एक लड़की ने अपने पिता को साइकिल पर बिठा करके गांव से लेकर के दरभंगा लेकर के आई। बिल्कुल, तो ये रोहिणी आचार्य है, लालू प्रसाद का परिवार है, तो किडनी दान कर दिया तो बहुत बड़ा चीज नहीं। हम समझते हैं कि हमारा मंडल अध्यक्ष सुनिए, एक बार सुन लिया जाए मेरी बातों को सुन लिया जाए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दीघा विधानसभा में, पटना लोकसभा अंतर्गत जो दीघा विधानसभा है, उसमें हमारा एक मंडल अध्यक्ष है पुरुषोत्तम पासवान। उसने अपने छोटे भाई को अपना किडनी दे दिया। लेकिन पुरुषोत्तम पासवान एक पिछड़ी जाति का है, पुरुषोत्तम पासवान एक गरीब घर का है, इसलिए पुरुषोत्तम पासवान हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन रोहिणी आचार्य राजघराने की है। रोहिणी आचार्य के पिताजी ने पूरे बिहार को लूट करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, तो आज इंडिया में हाईलाइट है। तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता के बीच में इस चीज का कोई मतलब नहीं है। जिनके पिता के कार्यकाल में बहनों को अपहरण कर लिया गया था, आपको याद होगा कि उनके कथाकथित मामा जी इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो आज वो लोग अपने पिता को किडनी दे देंगे और जनता इस पर वोट कर देगी, ये संभव नहीं है। चलिए, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ये हम डॉक्टर सेवा कुमारी यादव जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल आपसे यही मुझे करना है कि देखिए, पुरुष जहां तक मतदाताओं की बात है, अभी हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा था कि पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं से कम है, यानी कि महिला मतदाता यहां पर ज्यादा है सारण लोकसभा में। क्या ये कारण है डॉक्टर रोहिणी आचार्य को विदेश से बुलाकर चुनाव में उतारने का, या फिर वो लालू परिवार की सदस्या हैं इसलिए उनको यहां पर उतारा गया है? डॉक्टर रोहिणी आचार्य में
ऐसी क्या खूबी है, ऐसा क्या जन सेवा उन्होंने कर दिया। पापा की सेवा किया ये चीज नहीं हमें सुनना, जन सेवा उन्होंने क्या किया ये हमें बताइए। देखिए, रोहिणी आचार्य ने खुद चुनाव लड़ने का मन वहां से नहीं बनाया। सारण के लोगों ने सबसे पहले लालू जी के यहाँ आए और लालू जी का वो सीट से ज्यादा लगाव रहा है। लालू जी वहाँ कई बार वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए वहाँ के लोगों ने लालू जी के पास आए और कहे कि आप चुनाव लड़िए, आपको मैं वहाँ देखना चाहता हूँ। सारी जनता वहाँ रोज बस के बस लोग वहाँ आते थे, ये तो मैं अपने आंखों के सामने देखी हूँ। लोग रोज आते थे, सारण के 6 विधानसभा के लोग रोज कहीं न कहीं से पहुंच जाते थे और उनके दबाव देते थे कि आप चुनाव लड़िए। तो लालू जी ने कहा कि हम तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो फिर क्या किया, तो फिर मतलब विधानसभा के लोग यहाँ पर आते थे और कहते थे कि आचार्य जी, रोहिणी जी आप चुनाव लड़िए, ऐसा कहते थे। जी हाँ, बिल्कुल आते थे। तो विधानसभा के लोग जो ये आकर के लालू जी के यहाँ कहते थे, वो विधानसभा में आरजेडी को वोट क्यों नहीं किए? हम टीवी स्क्रीन पे हम दिखाना चाहेंगे कि आपकी जो भी विधानसभाएं हैं, 6 की 6 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर कमल ही खिला है, लालटेन तो जलती दिखी नहीं है। 6 विधानसभा में कमल कहाँ? देखिए, मढ़ौरा में हम हैं, परसा में हम हैं। तो हम ही गलत हैं क्या? हम ही गलत हैं? नहीं, इस लोकसभा सीट पर 6 विधानसभाएं हैं। मढ़ौरा, तो मढ़ौरा में आरजेडी और छपरा आरजेडी। हाँ, नहीं, छपरा में हम नहीं है, छपरा सदर में मेरा। गड़खा हमारे एमएलए, गड़खा में हमारे रंजीत कुमार राम हमारे एमएलए हैं। चलिए, यानी कि 2 पे आप हैं जी। इस ग्राफिक्स को हटा दीजिए। हाँ, गड़खा में आप हैं, आरजेडी हैं। और आप मढ़ौरा में आरजेडी हैं जी। परसा में हम हैं। परसा में भी आप 4 जगहों में हम हैं जी। 4 जगह में हम हैं और सिर्फ 2 जगह में नहीं। तो 4 जगह के लोगों को यहाँ पहुँचना और उनको कहना, तो इन लोगों ने कहा, तो लालू जी ने कहा कि ये तो असंभव है, मेरा नहीं हो सकता, वहाँ कुछ मैं नहीं कर सकता। तो रोहिणी जी पर इन लोगों ने ये डाला। रोहिणी यहाँ आई हुई थी, तो रोहिणी जी को इन लोगों ने खुद वहाँ से आमंत्रित किया चुनाव लड़ने के लिए। रोहिणी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो भी तैयार नहीं थी कि नहीं, कि मैं नहीं लड़ूंगी। लेकिन लोगों का इतना दबाव था, वहाँ के जितने भी लोग थे, प्रमुख सरपंच, प्रमुख मुखिया, जितने लोग थे, जितने इंटेलेक्चुअल थे, उन लोगों की भी पसंद रोहिणी थी और महिलाओं की खास करके पसंद रोहिणी थी। महिलाओं ने भी आकर, जब इतनी संख्या में महिलाएं पटना पहुंचने लगी तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि इतनी महिलाएं कैसे जागरूक हो गई। लेकिन अभी इंटेलेक्चुअल महिलाएं यहाँ काफी पहुंची हैं पटना और रोहिणी को उन लोगों ने आमंत्रित किया, तब रोहिणी चुनाव लड़ना स्वीकार। यानी कि महिलाओं का काफी समर्थन प्राप्त है जी। ठीक है। राकेश कुमार जी के पास हम आना चाहेंगे जी, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है, हम आएंगे। इसलिए मैं इस बात को गारंटी के साथ कहना चाहूंगी कि रोहिणी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। हम लोगों ने रोहिणी को आमंत्रित किया और रोहिणी जी ने चुनाव लड़ना स्वीकार किया। तो अब ये प्रतिष्ठा की सवाल हम लोगों के बन गई है कि अगर हम लोग नहीं जिताते हैं तो फिर हम लोग बुलाए हैं। यानी महिला प्रतिष्ठा की बात आ गई है। मतलब सारण लोकसभा सीट में महिला बनाम बीजेपी हो गया है। महिला बनाम बीजेपी, क्या आपको लगता है राकेश कुमार जी? महिला बनाम बीजेपी सारण लोकसभा सीट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए काफी सारे काम किए हैं। आप उज्ज्वला से लेकर देख लीजिए, शौचालय से लेकर देख लीजिए, मोदी जी ने भी बहुत सारे काम महिलाओं के लिए किए हैं और इस तरह से बीजेपी को भी महिलाओं का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार जी जो एनडीए में है आज, उन्होंने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, जीविका प्रोजेक्ट है या बालिका साइकिल योजना है, बालिका प्रोत्साहन योजना है, लड़कियों को मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास करने पर उनको जो राशि दी जाती है, कई तरह की योजनाएं जो है महिलाओं के लिए चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि
ये वोट जो है महिलाओं का मतलब बहुत एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ है आज की तारीख में, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो भी है वो भी आज एनडीए में उनकी पार्टी जदयू एनडीए पे है, और सभी लोग जानते हैं कि बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये किसी से छिपी हुई नहीं है बिहार क्या था और बिहार आज क्या है, इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज नीतीश कुमार जी एनडीए में है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि महिला वर्सेज बीजेपी हो गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए एनडीए की जो पार्टी है, एनडीए के जो घटक दल है, उन लोगों ने भी काफी काम किया है। साथ में मोदी जी का चेहरा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बनाम महिला हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं महिलाओं के लिए, बिहार बदला है, बिहार आज बहुत आगे निकल चुका है, और इन सब का लाभ मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी को जरूर मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, राजीव प्रताप रूडी को तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मत प्रतिशत भी बहुत कुछ जो है उनके साथ ही है। मत प्रतिशत अगर जो 2019 की अगर जो बात करें, इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से डीएम और एसएसपी ने मतदान किया है, मतदान का निरीक्षण किया है मतदान केंद्र का। वहीं प्रेमनगर थाने के बूथ संख्या पर जाकर उन्होंने ये चेक किया है। एमएस राजपूत इंटर कॉलेज में किया निरीक्षण। दिव्यांग मित्र में ड्यूटी कर रहे युवक के साथ खिंचवाई फोटो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां डीएम और एसएसपी ने जो है मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। तो आप तस्वीरों में देखते हैं कि डीएम और एसएसपी ने मतदान केंद्र का जाकर निरीक्षण किया है। दिव्यांग मित्र के ड्यूटी पर कर रहे युवक के साथ फोटो भी खिंचवाई है। दिव्यांग मित्र जो वहां पर ड्यूटी कर रहा था उनके साथ फोटो खिंचवाई। तो झांसी से यह बड़ी खबर, डीएम और एसएसपी ने मतदान किया, मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि बड़ी खबर जालौन से ईवीएम में वोट डालते हुए वीडियो वायरल। मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन किया गया प्रतिबंधित, लेकिन इसके बाद भी जो है फोटो सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन का प्रयोग किया गया है और प्रतिबंध होने के बाद भी मोबाइल लेकर जा रहे लोग मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां पर आपको बता दें कि मतदान केंद्रों के अंदर तक फोन लेकर गए हैं लोग और फोन ले जाना प्रतिबंधित है वहां पर। तो मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन लोग वहां पर मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जा रहे हैं और किस तरह से वीडियो वहां का खींच करके। तो अब हम रुख करेंगे कि जो भी प्रतिबंधित हो कम से कम कानून का पालन करें सभी मतदाता। अगर प्रतिबंधित है मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है तो ना ले जाइए, वहां ले जाना जरूरी नहीं है। सेल्फी पॉइंट बने हैं वहां पर अपना खूब फोटो खींचिए, खूब सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब हम चाहेंगे कि बिहार की एक और जो हॉट सीट है हाजीपुर, उसके बारे में कुछ बताएं, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। बिल्कुल, तो अब रुख कर लेते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट का। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर उम्मीदवार कौन कौन है। लोजपा से बात कर ली जाए तो चिराग पासवान और राजद से शिवचंद्र राम यहाँ पर चुनावी मैदान में है। अब एक नजर यहाँ पर डाल लेते कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या के बाद जनादेश की बात करेंगे, विधानसभाओं की बात करेंगे तो कुल मतदाता 19,189 है। वहीं बात कर ली जाए पुरुष मतदाताओं की तो 9,26,849 है, और महिला मतदाताओं की बात अगर करें तो आपको बता दें कि इस सीट पर 10,22,270 महिला मतदाता यहाँ पर ये चीज आपने देखा नवजीत कि यहाँ भी महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा। तो पलायन इसका कारण हो सकता है और भी तमाम बातें हो सकती हैं। तो चलिए बिल्कुल, अब जो है एक बार जनादेश की ओर रुख करेंगे, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे इस सीट पर। चलो जनादेश की बात कर ली जाए तो पशुपति कुमार पारस लोजपा से जीते थे, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल। वही शिवचंद्र राम जो है राजद
हारे थे। एक बार फिर से जो है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये पशुपति कुमार पारस जो हैं ये चिराग पासवान के चचा जी हैं। बिल्कुल। और ये इन चचा और भतीजे में इस बात को लेकर कि रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है, इसको लेकर के कि पार्टी ये इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। ये जो है ये एनडीए में शामिल हो गए थे पशुपति कुमार पारस, और बाद में यानी कि चुनाव से ठीक पहले जब भारत रत्न दिया गया उस समय ये जो चिराग पासवान है ये भी एनडीए में शामिल हो गए। अब इस सीट से पशुपति कुमार पारस का जो कि 2019 में जीते थे, इनका टिकट काट करके चिराग पासवान को दे दिया। आगे चलिए विधानसभाओं की बात कर लीजिए, उसके बाद इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो आपको बता दें कि हाजीपुर से जो है लालगंज लोजपा से, महुआ लोजपा से, राजा पाकर राजद और राघोपुर राजा पाकर राजद यानी कि आरजेडी, राघोपुर लोजपा, महनार लोजपा यानी कि लालटेन राजा पाकर में ही जली है। यानी हाजीपुर में लोजपा, लालगंज में लोजपा, महुआ में लोजपा, राजा पाकर में आरजेडी, राघोपुर में लोजपा, महनार में लोजपा, यानी कि लोजपा विधानसभाओं में भी कमजोर तेज है और राजद यहाँ पर कमजोर है। चलिए एक बार जो इतिहास की ओर नजर डाल लेते तो आपको बता दें कि इतिहास यहाँ का क्या रहा है। 2009 में राम सुंदर दास जनता दल से, और इसी के साथ 2014 की बात कर ली जाए तो राम विलास पासवान लोजपा से, और 2019 में पशुपति कुमार पारस लोजपा से यहाँ पर जीते थे। चलिए जल्दी से हम रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान हैं आरजेडी से डॉक्टर सेवा कुमारी यादव, और ये आप इंडी गठबंधन में हैं। तो इंडी गठबंधन में हैं तो आपसे सवाल तो बनता ही है, और सवाल हम ये है कि शिवचंद्र राम अगर जो आरजेडी मतलब इंडी गठबंधन के आरजेडी कोटे से यहाँ पर चुनाव मैदान में चिराग पासवान का ये मुकाबला कैसे करेंगे। यहाँ तो इनकी परंपरागत सीट है, चचा जी भी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर चचा जी ही लड़े थे। जी जल्दी से बताइए, समय बहुत कम है, कम शब्दों में अगर जवाब देना चाहें। जी जी हमने सवाल ये पूछा कि जो इंडी गठबंधन है उस कोटे से आरजेडी से यहाँ शिव रामचंद्र हैं, चिराग पासवान की परंपरागत सीट है, रामविलास पासवान यहाँ से इनका गढ़ रहा है। तो ये किस तरह से इनको टक्कर दे सकते हैं, क्या हिसाब किताब लगा करके इनको इनके खिलाफ उतारा गया है। और विधानसभाओं की बात करें तो आरजेडी सिर्फ एक पे है। दो जगहों से इंडिया गठबंधन, दो जगह। राघोपुर आपने कहा कि लोजपा, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी यादव का ये सीट है, तेजस्वी यादव है, राघोपुर आरजेडी है, और एक राजा पाकर वो कांग्रेस है। तो दो सीटें यहाँ हमारी है विधानसभा के, और हम बहुत मजबूती से वहां से लड़ रहे हैं। ये रामविलास पासवान जी 8 बार चुनाव लड़े, 8 बार सांसद रहे हैं यहाँ से, और इस बार कुछ दूसरे ही सिनेरियो यहाँ बन रहा है। यहाँ अभी भाजपा के विरुद्ध एकदम कड़ी लहर चल रही है। कोई पब्लिक नहीं चाह रही है कि भाजपा दोबारा यहाँ पैर जमाए, यहाँ देखने को भी मिले। इसलिए जनता यहाँ अवेयर है और वोट काम ये शिवचंद्र राम जी को बहुत मजबूती के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और शिवचंद्र राम जीतेंगे। जैसे कि वहाँ की जनता के आओ भाव और वहाँ के व्यवहार को देख रहे हैं कि जनता पूरी तरह से तैयार है शिवचंद्र राम को जिताने के लिए। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अनिकेत झा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, जल्दी से बताइए कि जो लोजपा से चिराग पासवान को उतारा गया है और पशुपति कुमार पारस जो उनके चचा जी थे इनको हटा दिया गया, तो हम टिकट काट दिया गया। एनडीए कोटे के लोजपा से इनको टिकट मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी से। ऐसा क्यों किया गया, क्या भय था पशुपति पारस हार जाएंगे? देख रहे होंगे कि पशुपति पारस जी भी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में वो मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है और अभी वो समर्थन में भी है पूरी तरीके से, कहीं इसमें किंतु परंतु नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि कम शब्दों में अपनी बातों को हम रख दें, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में
शिवचंद्र राम जी इकलौते ऐसे प्रत्याशी होंगे जो चचा से भी हारने का काम करेंगे और भतीजा से भी हारने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में इस बार वो भतीजे से हारेंगे, 2019 में वो चचा से हार चुके हैं और भारी मतों से एनडीए गठबंधन के साथी चिराग पासवान जी ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता पूरी उनके साथ है, मतलब हराने के लिए बिहार की जनता उनके साथ में पूरे नहीं माफ कीजिएगा, मतलब एक बार चाचा से हारे हैं तो दूसरी बार भतीजा से हराने के लिए मात्र यही उद्देश्य था का कि बस हमारा उद्देश्य यही था कि उनको चुनाव लड़वाना बंद करा जी, शिवचंद्र राम जी को चुनाव लड़ाना बंद करा दे। बार बार 2 लाख के आसपास नहीं जो हार रहे हैं, इस बार उनको अभी दूसरा किसी को टिकट मिले, कितना भी लोग बैठे रहेंगे जी। डॉक्टर सेवा कुमारी यादव जी जवाब देना चाहेंगे? एक लाइन कर लेते हैं। हम लोग इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि गरीब युवा महिला जो गरीबी है यही लोग है, तो इन लोगों का इंडी गठबंधन का काम कर रहे हैं हम लोग कि शिवचंद्र राम जी को भतीजा से हारेंगे तब हो सके तो अगली बार किसी युवा को टिकट मिले। और इनकी पार्टी जो है वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से बाहर निकले, रोहिणी आचार्य से बाहर निकले, मीसा भारती से बाहर निकले, उनके अलावा भी उनके पार्टी में बहुत युवा है, उन पर ध्यान, इसीलिए इस बार भतीजा से हारेंगे तब जाकर के वहाँ पर सीट पर। चलिए, बड़े खतरनाक इरादे हैं आपके अनिकेत झा साहब, बड़े खतरनाक इरादे हैं। डॉक्टर सेवा कुमारी यादव जी जवाब दीजिए जल्दी से। अब किसे चुनाव लड़ाना है किसे चुनाव नहीं लड़ाना है ये हम उनसे पूछेंगे क्या? हम भाजपा वाले से पूछते जाएंगे क्या कि तुम्हें टिकट देना है? पहले अपने आप को संभाले कि पशुपति कुमार पारस का टिकट क्यों कटा, क्यों यहाँ चिराग पासवान को टिकट मिला? अभी तो चिराग पासवान को देखिएगा कि किस तरह जनता अपमानित करके आपका जमानत जब्त करके भेजेगी। आप ये लिख कर रख लें, आप ये लिख कर रख लें कि चिराग पासवान का क्या होने जा रहा है। और आप 4 तारीख को देख लीजिएगा शिवचंद्र राम जी जीतेंगे। जो वहाँ हवाएं चल रही है उनसे मैं वाकिफ हूँ और मैं वहाँ जाकर देखी हूँ कि क्या होने वाला है। आप समझ लीजिए, आपको पूछ कर कोई टिकट नहीं देगा कि शिवचंद्र राम को भी टिकट दिया जाए। आपसे कोई पूछने रहेगा क्या इस बात को? हमारे उम्मीदवार है, हम चाहेंगे जिसको टिकट देंगे। बिल्कुल, और लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन विजेता होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि मतदान हो रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में ही ये सोचती हैं कि जनता जाकर के मतदान कर रही है। लेकिन अब चूंकि समय नहीं है कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर चलिए, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में 1 बजे तक 39.5% मतदान हुआ। अमेठी में 1 बजे तक 38.21% मतदान हुआ है। वही अगर बात कर ली जाए तो बांदा में 40.20%, बाराबंकी में 44.77%, फैजाबाद में 40.77%, फतेहपुर में 39.85% और गोंडा में भी जो है लगभग इतना ही हुआ है। भाई जालौन की बात कर ली जाए तो 49.50%, झांसी में 43.61%, कैसरगंज में 38.50%। और आपको बता दें कि ये जो है अभी तक का मतदान हम आपको बता रहे हैं कितने प्रतिशत हुआ है। वही आपको बता दें कि कौशाम्बी में 36.25%, लखनऊ में 1 बजे तक 33.50%, मोहनलालगंज में भी इतना ही प्रतिशत यहाँ पर मतदान देखा जा रहा है। आपने देखा कि कितने प्रतिशत कितना मतदान हुआ है लोकसभा सीटों पर। तो यह प्रतिशत मतदान 1 बजे तक का हमारी सहयोगी नवजीत कौर ने बताया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होंगे, लेकिन अभी दीजिए थोड़ा सा अलविदा, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़।